हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कर प्रणाली भारत में कि टैक्स किस तरह से लगाया जाता है, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से आसान भाषा में पूरी तरह से इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का ये टैक्स का स्ट्रक्चर का टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स टैक्स का मतलब होता है दोस्तों कर। अब कर क्या होता है, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। कर एक क्या होता है, अनिवार्य भुगतान होता है जिसको हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के बिना। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, जैसे मान लेते हैं कि अगर सरकार मेरे ऊपर टैक्स लगा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने टैक्स पे किया है उसके बदले में हमें सरकार कुछ देगी। डायरेक्टली तो नहीं देगी, इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो प्रशासन काम करता है, जो पुलिस होता है, न्यायालय काम करता है, व्यवस्थाएं जो सरकार ने की हैं, उन सारी चीज़ें तो आम जनता के लिए होती हैं। तो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। तो टैक्स क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसको हमें पे करना ही पड़ता है। अगर हम उस टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर टैक्स के क्राइटेरिया में हम आते हैं तो हमें टैक्स को पे करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो ये कानूनन अपराध माना जाता है। तो टैक्स क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है जो जो करदाता होते हैं, कर देने वाले होते हैं, वे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के बिना, यानी कि आप इस बात की आशा नहीं कर सकते कि अगर हम कर पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें सरकार कुछ देगी। तो प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति की आशा के बिना क्या होता है, देना पड़ता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है। तो आई होप कि टैक्स आपको समझ आ गया होगा। अब टैक्स जो सरकार लगाती है इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकार क्यों टैक्स लगाती है, क्यों पैसे वसूलती है। तो सरकार को टैक्स लगाने के जो पीछे कारण होता है वो ये होता है कि अर्थव्यवस्था को रेगुलेट किया जा सके। अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सके, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट, अर्थव्यवस्था का नियमन किया जा सके, अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे आपकी एक फैमिली है, कोई ए है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। अब 5 सदस्य रहते हैं, इसमें 2 लोग क्या करते हैं, 2 लोग कमाते हैं, 2 लोग नौकरी करते हैं। तो ये इस पूरी फैमिली के इनकम के सोर्स ये 2 लोग हो गए। 2 लोग कमा के लाएंगे तो ये पूरी फैमिली को चला पाएंगे। तो उसी प्रकार से सरकार के पास तो ऐसा है नहीं कि सरकार ने 10-20 आदमियों को रखा है, उनको भेज देगी कमाने के लिए, जो कमा के लाएंगे उसी से सरकार पूरा खर्चा चलाएगी। तो सरकार तो हम ही लोगों से वसूल करेगी। तो अर्थव्यवस्था किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, जब मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि अर्थव्यवस्था को देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पूरे भारत के परिवेश में देख रहा हूँ, तो आप देखिए एक फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखिए। तो फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि जैसे एक फैमिली है, 5 मेंबर्स हैं, इसमें 2 लोग कमा के ला रहे हैं। अब 2 लोग कमा के ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को वसूलती है, टैक्स का कलेक्शन करती है, सो दैट कि एक अच्छे तरीके से उस पूरी अर्थव्यवस्था का क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें। उसके बाद टैक्स कलेक्शन से सरकार को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, पैसा मिलता है, राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व का मतलब पैसा। तो सरकार क्या करती है कि जो सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है, जो गरीबों के लिए मदद सरकार लाती है, तो उसी पैसे से क्या करती है, हेल्प करती है। तो टैक्स क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है बिना लाभ की प्राप्ति के आशा किए बिना। हमने लिखा है प्रत्यक्ष लाभ, ऐसा नहीं है कि लाभ ही नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष लाभ की आशा आप नहीं कर सकते। तो आपको ये अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। आप नहीं देते हैं टैक्स, अगर टैक्स स्लैब में है, नहीं देते हैं तो ये कानूनन अपराध भी माना जाता है। उद्देश्य क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का किस तरह से रेगुलेशन करना है सरकार को। अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए क्या करेगी, टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा, राजस्व की प्राप्ति कर पाएगी सरकार। तो ये तो हो गया टैक्स और टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि टैक्स का उद्देश्य क्या होता है। अब दोस्तों आगे है कि टैक्स का जो कर प्रणाली होती है, इस कर प्रणाली के प्रकार क्या होते हैं। मोस्टली हम 4 प्रकार ही पढ़ते हैं। तो ये जो कर प्रणाली होती है इसको समझना बहुत आसान है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से कि ये कर प्रणाली किस प्रकार से होती है। अगर आप नॉन मैथ आपका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आपको ये समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ को समझाने की गारंटी मेरी है।
तो सबसे पहले कर प्रणाली के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब आपको शब्द से ही समझ आएगा। प्रगतिशील मतलब वृद्धि हो रही है, प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, लगातार आपकी कमाई बढ़ रही है, तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले 1 लाख रुपए आपकी इनकम थी तो आप देते थे 10% टैक्स, यानी कि 1 लाख यानी कि 10% उसका कितना होगा, 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो 10,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। अब आपकी इनकम हो गई 2 लाख, तो सरकार ने 15% टैक्स लगा दिया। आप इनकी इनकम कितनी होगी, 3 लाख, तो सरकार ने क्या किया, 16% लगा दिया। 1 करोड़ इनकम हो गई, सरकार ने 30% का टैक्स लगा दिया। तो देखिए इनकम आपकी बढ़ रही, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से 1 करोड़। अब यहाँ पे टैक्स भी बढ़ रहा है, 10% पहले देना पड़ता था आपको, अब 15% देना पड़ रहा है 2 लाख पे, 3 लाख पे 16%। तो प्रोग्रेसिव ये होता है कि इनकम अगर जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको टैक्स भी उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझें, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। कभी कभी एग्जाम में ग्राफ के माध्यम से देकर के पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किस प्रकार की कर प्रणाली को बता रहा है, 4 ऑप्शन दे सकता है। तो इसको समझिए, देखिए अब ये तो एक्स एक्सिस को बता रहा है, एक ग्राफ समझ लेंगे तो आगे तीनों ग्राफ क्या होगा, आसानी से समझ आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, इतना सबको पता है। अब मैं एक्स एक्सिस पे इनकम को प्लॉट कर रहा हूँ, इनकम को एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ, और टैक्स के रेट को, टैक्स के रेट का मतलब कर की दर, कर की दर जैसे 10% यहाँ 15%, 16%, 30%, और इनकम का मतलब मेरी कमाई, जैसे ये 5 है, मेरी 5 रुपये की कमाई या 5 लाख की कमाई, 10 लाख की कमाई, मैं इसको लाख में ले लेता हूँ। तो अगर देखिए 5 लाख रुपए की कमाई थी, तो ग्राफ, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लेंगे। अब जैसे मैं ग्राफ को इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, अब इस पॉइंट पे पकड़िए और नीचे आइए, देखिए एक्स एक्सिस पे कमाई कितनी है, ये कमाई वाला है, तो कमाई है 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जाइए, देखिए 5 लाख रुपए की कमाई पे हमें देना पड़ रहा है 10% टैक्स, राइट। अब और आगे थोड़ा सा बढ़िए, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, अब ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे आइए। अब 5 लाख से ज़्यादा, अगर यहाँ पे बीच में लगभग 7.5 लाख रुपए कमाई हुई होगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जाइए, वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे लगभग 15% टैक्स हो गया। अब इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट पे देखिए कि इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख रुपए की। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप जाइए वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे कितना टैक्स रेट मिल रहा है, 20%। अब देखिए ये लगातार ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, यानी कि 5 लाख पे 10% टैक्स, 10 लाख रुपए कमाई हुई तो 20% टैक्स देना पड़ रहा है, 15 लाख रुपए कमाई हुई तो टैक्स बढ़ गया, अब 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है तो 30%। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हमें टैक्स भी उतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या आपको याद रखना है, प्रगतिशील कर प्रणाली में इनकम बढ़ेगी तो टैक्स क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली हो गई। अब दूसरा कर प्रणाली होता है, वो होता है हमारा प्रतिगामी। जो प्रतिगामी कर प्रणाली होती है, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होगा, अब इसमें इनकम बढ़ रही थी तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा था। अब इसमें क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स क्या होगा, कम देना पड़ेगा। ये तो अन्याय हो जाएगा गरीबों के साथ, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो 10% दे रहा है। इनकम 1 करोड़ है तो 10%। अब जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको देना पड़ रहा है 30 लाख रुपए, 10 लाख उसको देना पड़ रहा है 30% टैक्स। यानी कि जो अमीर है उसको टैक्स कम देना पड़ रहा है। इसका मतलब तो यही है, इनकम जिसका ज़्यादा होगा उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर मेरी कमाई 1 करोड़ है तो मैं टैक्स 10% का दे रहा हूँ। अगर मेरी कमाई 10 लाख रुपए की है तो मुझे 30% देना पड़ रहा है। जिसकी कमाई 5 लाख है उसको 40% टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब ये तो एकदम अपोजिट हो गया इसका। अब इसको भी ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये इनकम का ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्राफ हमारा दिया है उस पर एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं इस ग्राफ पे एक पॉइंट ये पकड़ लेता हूँ। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे आइए, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए की। अगर इनकम 10 लाख रुपए की है तो अब इसी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस को देखिए, इनकम को देखिए, उसके बाद टैक्स को देखिए, इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इसी पॉइंट के संदर्भ में देखिए। ये पॉइंट पकड़े, एक्स एक्सिस पे आए, 10 लाख रुपए की इनकम। अब इसी के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जाइए, 30% टैक्स का रेट है।
यानी कि 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 30% टैक्स देना पड़ रहा है। अब कोई और पॉइंट पकड़िए, जैसे मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये पॉइंट ए है मान लीजिए, ये मैं बी पॉइंट पकड़ता हूँ। अब बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे आइए। अब एक्स एक्सिस पे आप आएंगे तो आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे देना इनकम हमारी कितनी है, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए के करस्पॉन्डिंग आप वाई एक्सिस पे जाइए। अब देखिए 20% टैक्स देना पड़ रहा है। जब हमारी इनकम 10 लाख रुपए थी तो हम टैक्स कितना पे करते थे, 30%। अब हमारी इनकम बढ़ गई, 20 लाख रुपए हुई, तो हम टैक्स कितना पे रहे, 20% टैक्स पे रहे। और आगे आइए, अगर एक पॉइंट मान लेते हैं ये सी है। अब इस सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कितना है कमाई हमारी, 30 लाख रुपए इनकम है। अब इनकम अगर 30 लाख रुपए है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वाई पे जाइए तो 10% टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए 10 लाख रुपए की कमाई थी तो टैक्स कितना ज़्यादा था, 30% था। कमाई हमारी बढ़ गई 20%, 20 लाख रुपए हो गई, तो अब हमें टैक्स 20% का देना पड़ रहा है। अब देखिए जैसे कमाई हमारी 30 लाख हुई तो टैक्स कितना देना पड़ा है, 10%। तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली का जस्ट अपोजिट है प्रतिगामी कर प्रणाली। यानी कि प्रगतिशील में क्या होगा, इनकम बढ़ी तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इनकम बढ़ी यहाँ पे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आई होप कि ये दोनों टाइप आपको समझ आ गया होगा। तो अगला देखते हैं। जो अगला हमारा कर प्रणाली है वो है अनुपातिक कर प्रणाली। ये तो बिल्कुल आसान है, अनुपातिक कर प्रणाली तो एकदम बिल्कुल भी ईजी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कमाइए, सरकार ने जितना आपके लिए रखा है उतना जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनके लिए भी रखेगी। जैसे मान लेते हैं सरकार ने 10% टैक्स रखा है, तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तब भी आपको भी 10% देना है। कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी कितना देना है, उसको भी 10% ही टैक्स देना है। टैक्स को समान रख दिया गवर्नमेंट ने। कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी 10% टैक्स देगा, कोई 20 करोड़ कमा रहा है वो भी 10% टैक्स देगा। तो अनुपातिक कर प्रणाली का मतलब टैक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टैक्स की रेट को चेंज नहीं किया जाएगा। अब इसको अगर ग्राफ के माध्यम से समझें, देखिए ग्राफ के माध्यम से ये तो हमारा इनकम हो गया, ये एक्स एक्सिस जो होता रहा है, एक्स एक्सिस क्या हमें बताया, इनकम को बता रहा है, और ये हमारा टैक्स को रेट को बता रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए ग्राफ के एक पॉइंट को पकड़िए। अगर मैं ग्राफ के एक पॉइंट इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, इस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, इस पॉइंट को पकड़ने के बाद आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आइए। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम नीचे आ गए। अब देखिए इनकम कितनी है, इनकम है 10 लाख रुपए, ये इनकम ही बता रहा है ना, 10 लाख 20 लाख 30 लाख की इनकम बता रहा है। तो इनकम 10 लाख है तो टैक्स हमारा कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग वाई पे जाइए, 30% टैक्स है। अब फिर कोई पॉइंट मान लेते हैं बी पकड़िए। अब बी के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे आइए, तो इनकम कितनी है हमारी, इनकम है यहाँ पे हमारा कितना, 20 लाख रुपए। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप वाई पे जाइए, फिर देखिए 30% ही है। अब कोई पॉइंट सी पकड़िए। अब जब सी पे आएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस से नीचे आइए, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग देखिए वाई एक्सिस पे कितना है, 30% है। यानी कि इनकम पहले 10 लाख रुपए था तब भी हम 30% टैक्स देते थे, इनकम 20 लाख हुआ अब भी टैक्स 30% दे रहे हैं, 30 लाख हुआ इनकम अब बीट कितना टैक्स दे रहे हैं, 30% ही दे रहे हैं। तो अनुपातिक कर प्रणाली का मतलब होता है कि इनकम बढ़ता रहे तो टैक्स तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, कितनी भी इनकम बढ़ जाए टैक्स क्या होता है, स्थिर ही रहता है। इसको कहते हैं अनुपातिक कर प्रणाली। अब जो हमारा चौथा है वो है अवक्रमिक कर प्रणाली। अवक्रमिक कर प्रणाली में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की ये है टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इनकम के बढ़ने पर पहले टैक्स को बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे पहले मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी कमाई थी तो टैक्स क्या था, 10% का था, 10% का। 2 लाख रुपए आपकी इनकम हुई, टैक्स सरकार बढ़ा के 12% कर देती है। 5 लाख रुपए की इनकम हुई, टैक्स सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 15% कर दिया। अब 1 करोड़ रुपए हो गया तो सरकार ने कर दिया 30%। अब एक ऐसा समय आएगा कि उसके बाद टैक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे इसके बाद इसके ऊपर जैसे मान लीजिए सरकार ने 30% के ऊपर कांस्टेंट कर दिया। अब 1 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ कमाइए, 10 करोड़ की इनकम है, 100 करोड़ की इनकम है, उसके ऊपर कितनी भी इनकम है आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30% ही देना पड़ेगा। अब इसको भी अगर ग्राफ के माध्यम से समझें, अब देखिए तो ये तो हो गया हमारा इनकम, यानी कि इनकम को हमने किस एक्सिस पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे। और हम रेट को किस पे प्लॉट कर रहे हैं, टैक्स के रेट को, टैक्स का रेट जो है वाई एक्सिस पे है। अब मैंने बताया कि ग्राफ को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के किसी एक पॉइंट को पकड़िए। जैसे मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ ए, अब इसके करस्पॉन्डिंग आप नीचे आइए एक्स एक्सिस पे। अब देखिए ये इनकम बता रहा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ये क्या बता रहा है, इनकम बता रहा है। तो इस पॉइंट पे इनकम हमारी कितनी है, 10 लाख रुपए।
अब इसके करस्पॉन्डिंग आप वाई पे जाइए, टैक्स के रेट को देखिए तो कितना रेट है टैक्स का, 10% टैक्स है। तो अवक्रमिक वाले में क्या होता है कि पहले इनकम अगर बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके किसी एक और पॉइंट को पकड़िए, जैसे मैं इस पॉइंट को देखता हूँ। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप नीचे आइए एक्स एक्सिस पे, तो कितना है आपका टैक्स, इनकम कितनी है, सॉरी इनकम है 20 लाख रुपए की। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप वाई पे जाइए जो टैक्स के रेट को बता रहा है, तो 20 लाख रुपए की इनकम पे 20% टैक्स देना पड़ रहा है। अब आप एक ये वाला पॉइंट पकड़िए। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कुछ कमाई 20 लाख से ज़्यादा होगी, तो टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 20% से ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब इस पॉइंट पे देखिए 30 लाख रुपए की इनकम और टैक्स देखिए कितना देना पड़ रहा है, 30% का। अब उसके आगे जितने भी पॉइंट्स हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पे 40 लाख रुपए की इनकम है, फिर भी कितना देना पड़ रहा है, 30%। तो पहले क्या होता था, पहले देखिए 10 लाख पे 10%, 20 लाख पे 20%, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जैसे 30 लाख रुपए की इनकम पे 30%, 40 लाख रुपए की इनकम पे 40%, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे रहेगा, 50 लाख की इनकम पे भी 30%, 60 लाख की इनकम पे भी 30%। तो ये टैक्स का जो सिस्टम है, ये इसको हमने समझा ग्राफ के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे मैं अगर बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अब जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि ये एक्स एक्सिस जिस पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, इनकम को, ये है वाई एक्सिस, इस पे हम टैक्स के रेट को डिनोट कर रहे हैं। तो अब ग्राफ को इस तरह से बना देगा। अब इसमें पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन को कि ये जो ग्राफ दिया है ये किस प्रकार की कर प्रणाली को बता रहा है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है, अनुपातिक है और अक्रमिक है, किस प्रकार की। तो ये ग्राफ को क्या करेंगे, अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो आई होप कि ये चारों ग्राफ आपको समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा दोस्तों इस सरचार्ज क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट भी कंसेप्ट है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये सरचार्ज क्या होता है और शेष उपकर क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बारीक होता है, इसलिए इसको मैंने रखा है कि ताकि ये डिफरेंस को मैं आपको बता सकूं। तो सबसे पहले ये क्या होता है, सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार, यानी कि अतिरिक्त भार, और उपकर होता है शेष। शेष का मतलब क्या होता है, उपकर होता है। अब अधिभार जो होता है इसका मतलब अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो टैक्स ऑन टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो समझ नहीं आया कि टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है इसमें, इसका क्या मतलब। अब ये क्यों लगाया जाता है इसको समझेंगे। जो अधिभार सरचार्ज होता है कि यदि सरकार को अतिरिक्त कर इकट्ठा करना है, सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है, तो सरकार क्या करेगी कि जो बहुत ज़्यादा कमाई करने वाले लोग हैं, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, उनको जितना टैक्स देना पड़ रहा है उस टैक्स पे भी टैक्स लगा देगी। अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको कि तो पहले ये समझ लीजिए कि सरचार्ज कब लगता है, यदि सरकार के पास राजस्व की प्राप्ति कम है, सरकार अपनी आय को और बढ़ाना चाहती है, कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों और कंपनियों को ऊपर ये क्या करता है, लगाता है सरकार। सरकार अगर अपने राजस्व को और ज़्यादा संग्रहित करना चाहता है, टैक्स का कलेक्शन और सरकार करना चाहती है, तो सरकार क्या करेगी, सरचार्ज लगाएगी। अब ये किस पे लगाएगी कि जो कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं, विशेष प्रकार का मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उन्हीं पे लगाया जाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊँ कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, यह व्यक्ति कितना कमाता है, 100 करोड़ रुपए इसकी इनकम है। अब 100 करोड़ रुपए इनकम है और सरकार कितना टैक्स इससे लेती है, सरकार इससे लेती है 30% रुपये टैक्स लेती है। अब 30% टैक्स का मतलब 100 करोड़ का 30% कितना होगा, 100 करोड़ का 30% कितना होगा, 30 करोड़। 100 करोड़ रुपए है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये कठिन लग सकता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, 100 रुपये कमा रहा है। अब 100 रुपये अगर कमा रहा है ये, तो सरकार ने इस पर कितना टैक्स लगाया, 30% का टैक्स लगाया। अब 30% का टैक्स अगर सरकार लगा रही है तो इसको कितना देना पड़ेगा सरकार को इसको देना पड़ेगा 30 रुपये। 100 रुपये का 30% 30 रुपये होगा। अब 30 रुपये सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। फिर सरकार क्या करती है, सरचार्ज लगा देती है कि 30 रुपये जो टैक्स देना पड़ रहा है, इस 30 रुपये पर भी आपको 10% का टैक्स देना है। अब 30 रुपये का 10% कितना होगा, 30 रुपये का 10%, 30 रुपये का 10% कितना होगा, 3 रुपये होगा। अब 3 रुपये आपको और देना पड़ेगा। तो पहले तो आप 30 रुपये दे ही रहे थे, अब सरकार ने 10% क्या लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया। तो सरचार्ज 3 रुपये टैक्स का, 30 रुपये का 10%, 3 रुपये, तो 33 रुपये। अब आपको 30 रुपये ये और 3 रुपये ये, अब 33 रुपये सरकार को पे करना पड़ेगा। तो देखिए टैक्स था 30 रुपये, अब टैक्स पे भी टैक्स लग गया, टैक्स पे भी
टैक्स लग गया 10% का, तो वही होता है सरचार्ज। टैक्स पे टैक्स लग रहा है तो उसको कहेंगे सरचार्ज। और सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? सरकार अगर अपने टैक्स को ज़्यादा कलेक्शन करना चाहती है, सरकार के पास मान लीजिए कि उसकी इनकम की आवश्यकता है, तो सरकार क्या करेगी? सरचार्ज लगाएगी। ध्यान ये रखना है कि सरचार्ज उस कुछ विशेष व्यक्ति और कुछ विशेष वर्ग पे लगाया जाता है, अधिकतर जो ज़्यादा इनकम करने वाले होते हैं उन पे लगाया जाता है। तो सरचार्ज कभी पूछेगा तो क्या मतलब होगा सरचार्ज का? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पे भी जो टैक्स लगता है उसी को कहते हैं सरचार्ज। अब एक दूसरा कंसेप्ट है इसमें, सेस क्या होता है, उपकर क्या होता है। उपकर का मतलब होता है कि सरकार, अब इसमें क्या होता था, टैक्स के कलेक्शन के लिए सरकार टैक्स पे टैक्स लगा देती थी, लेकिन सेस में क्या होता है कि सेस में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार लगाएगी। मान लेते हैं जैसे सरकार को बनाना है हॉस्पिटल, क्या बनाना है सरकार को? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के नाम पर सरकार कहेगी कि मैं हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहता हूँ, तो हॉस्पिटल के नाम पर सरकार सेस लगा देगी। सेस का मतलब ही ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कर ही होता है, एक प्रकार का टैक्स ही होता है। तो सरकार क्या करेगी? हॉस्पिटल के नाम पर सेस लगा देगी, उपकर लगा देगी। लेकिन जब हॉस्पिटल का निर्माण हो जाएगा, सरकार ने क्या कहा था, किसके नाम पे टैक्स मांगा था? हॉस्पिटल के नाम पे टैक्स मांगा था। तो जब हॉस्पिटल के नाम पे टैक्स मांगा है, तो हॉस्पिटल का निर्माण जब हो जाएगा, उद्देश्य क्या था हमारा? हॉस्पिटल का निर्माण करना। अब हॉस्पिटल का अगर निर्माण हो जाएगा तो सरकार उपकर को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अब जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल, किसान है। अब किसानों को सब्सिडी देने के लिए, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार मान लेते हैं कि एक उपकर लगाती है, सेस लगाती है। तो जब किसानों के लिए जो सरकार करना चाहती है, वो सरकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो सरकार का उद्देश्य है जिसके लिए इन्होंने सेस लगाया है, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी? सेस को समाप्त कर देगी। तो सरचार्ज और सेस में क्या ध्यान रखना है? सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या लगाया जाता है? सेस लगाया जाता है। उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो सरकार सेस क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो आई होप कि सरचार्ज क्या होता है सेस आपको समझ आया होगा। तो आगे है हमारा टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में, कि टैक्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। तो टैक्स के बारे में पढ़ने से पहले देखेंगे कि टैक्स कितने प्रकार होते हैं। टैक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको समझिए। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, प्रत्यक्ष कर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। अब इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जो कर जिसके ऊपर लगाया जाएगा, जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा तो उसी से वसूला जाएगा। जैसे अगर सरकार ने टैक्स मेरे ऊपर लगाया है, सरकार ने टैक्स मेरे ऊपर लगाया है, तो मुझे ही इस टैक्स को भरना है, मेरी जगह कोई दूसरा आकर टैक्स को नहीं भरेगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति पे लगाया जाएगा, जिस व्यक्ति पे लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला भी जाएगा। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। अगर मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया है तो मुझसे ही वसूला जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिसके ऊपर लगाया जाएगा वो न दे करके कोई दूसरा और देगा, जिस चीज़ के ऊपर लगाया जाएगा वो न दे करके कोई इस पर इसका जो टैक्स होगा कोई और भरेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे पे भी, मतलब कोई दूसरा भी दे सकता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आई होप कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गया होगा। अब डायरेक्ट टैक्स में आता क्या क्या है? अब डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके पिताजी हैं, ये हो गए पिताजी और ये हो गया उनका लड़का। अब पिताजी कमाते हैं 1 लाख रुपए और ये कमाता है 50,000। अब पिताजी के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनकम ज़्यादा है। अब इनके ऊपर मान लेते हैं 10% का लगता है टैक्स और इनके ऊपर लगता है क्या, मान लेते हैं 5% का टैक्स। अब इनके ऊपर 5% का टैक्स लग रहा है इनके लड़के पे और 10% लग रहा है इनके ऊपर। तो ऐसा, अब ये क्या कर रहे हैं, इनका लड़का क्या कर रहा है कि लगा टैक्स इनके ऊपर लगाया गया, ये कर रहे हैं कि जाकर आप किससे ले लीजिए, मेरे पिताजी से ले लीजिए। टैक्स इसके ऊपर लगाया गया इनके लड़के के ऊपर और ये किससे कह रहे हैं लेने के लिए? पिताजी से। तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, लगा किसके ऊपर है?
लगा इनके लड़के के ऊपर है तो इन्हीं को ही देना पड़ेगा। इनकी जितनी कमाई है इसी कमाई में से ही टैक्स काटा जाएगा और इनका जो टैक्स होगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर पिताजी पे लगा तो ये कह देंगे कि जाके मेरे बेटे से मांग लो, ऐसा नहीं होगा। अगर इनके पिताजी पे लगा है तो पिताजी को ही देना पड़ेगा, अगर लड़के पे लगा है तो लड़के को ही देना पड़ेगा। यानी कि जिसकी जो इनकम होती है, जितना जो कमाता है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लगा है तो मुझे ही उसको भरना पड़ेगा, मेरी जगह कोई दूसरा आके नहीं भरेगा। तो डायरेक्ट टैक्स यही होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसके ऊपर लगाया जाएगा। अब देखिए, लगा पिताजी पे ऊपर तो इनको ही भरना है, अगर इनके बेटे पर टैक्स लगा है तो इनको ही भरना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के नहीं भरेगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स से ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आयकर का मतलब इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। अब जैसे निगम कर क्या होता है, निगम कर का मतलब होता है कारपोरेट टैक्स, जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। जो कंपनियां होती हैं, जो कारपोरेट हाउसेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों पे जो टैक्स लगाया जाता है उसी को कहते हैं निगम कर। तो ये विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं, इससे ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता, बस एक बार इसको नाम को एक बार देख लेना है कि कौन कौन से टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्स में और कौन कौन से आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें अगर हम, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने ये बताया कि ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है कि जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। अर्थात क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसको वह व्यक्ति न वहन करके कोई दूसरा ही वहन कर देगा। मतलब जिस व्यक्ति पे लगाया गया हो सकता है कि वह न दे, जिस चीज़ पे लगाया गया, जिस वस्तु पे लगाया गया वह न दे करके कोई और दे सकता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में से जैसे सीमा शुल्क हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में तो जैसे बिक्री कर हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स बाद में जब सुधार के 2017 में क्या आ गया, जीएसटी आ गया। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया, मिला दिया गया। तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे जिसको मिला करके क्या बनाया गया, एक जीएसटी बनाया गया। तो जीएसटी को हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे कि जीएसटी होता क्या है। तो अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर लगता है वह ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे के ऊपर। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में बताऊं तो जैसे इनके ऊपर लगा तो ये टैक्स जो ये इनके ऊपर लगा है, इनके लड़के के ऊपर, तो ये अपने पिता पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जाके उनसे ले लीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही देगा। तो आई होप कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ आ गया होगा। अब जो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क क्या होता है और ये जीएसटी क्या होता है, अब इस जीएसटी को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे एक अलग से वीडियो में। अब जैसे सीमा शुल्क है, इसको मैं बताऊं, सीमा शुल्क का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, पहली बात तो अप्रत्यक्ष कर है। अब जैसे कि विदेशों से जो हमारे यहाँ सामान आता है या हमारे यहाँ से जो विदेशों में सामान जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, उस आयात और निर्यात पे जो टैक्स लगता है बॉर्डर क्रॉस करने में, जैसे अमेरिका से क्या आया, हमारे देश में आया, तो बॉर्डर क्रॉस करके एक देश से जब दूसरे देश में आयात और निर्यात होता रहता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, उस पर जो टैक्स लगता है उसी को कहते हैं क्या, सीमा शुल्क, जिसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में इनको रखा जाता है। अब दो तीन चीज़ें और छोटी छोटी हैं, उसके बाद हम जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जीएसटी बचा रहेगा, तो जीएसटी को हम एक अलग से वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। उसकी हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट सिनेरियो में इसके क्या मायने हैं, अच्छा है कि बुरा है, वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे अलग से वीडियो में। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कर अपॉन्जन। कर अपॉन्जन का मतलब टैक्स इवेजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और एक हम पढ़ेंगे उसके बाद टैक्स एवॉइडेंस, कर का बचाव। अब कर अपॉन्जन क्या होता है, कर अपॉन्जन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति पे जो टैक्स लगा, किसी व्यक्ति पे जो टैक्स लगा वो टैक्स देना ही नहीं चाहता। वो जो हम रिटर्न करते हैं, टैक्स की फ़ाइल जो रिटर्न करते हैं, जो फाइल को रिटर्न करते हैं, टैक्स की जो फाइल होती है जिसमें टैक्स का पूरा हमें ब्यौरा देना पड़ता है, कितना टैक्स हमने पे किया है, कितना नहीं किया है। कर रिटर्न जो हमें दाखिल करना होता है, जो हमें कर देना पड़ता है। कर अपॉन्जन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमें टैक्स देना है उस टैक्स को हम नहीं दे रहे हैं, उसमें हम हिला हवाली कर रहे हैं, हम टैक्स से बच रहे हैं, हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। हमारे ऊपर अगर 30% का टैक्स लगा है तो हम क्या करेंगे कि हम डाटा गलत भर के देंगे सरकार को, ताकि हम टैक्स क्या हो सके, बच सकें। तो ये एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है इसको, कि आप टैक्स की क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ये एक अपराध होता है, हम टैक्स का भुगतान नहीं करना चाहते। हम जानबूझकर क्या होता है, आय को अपनी गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, टैक्स से बच सकें, हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स न लग सके।
तो बहुत बार आपने सुना होगा कि टैक्स की चोरी में उनको पकड़ा गया। तो ये वही होता है कि टैक्स की चोरी ही होती है, कर अपवंजन, मतलब कि गलत डाटा दे करके हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स का भार ज़्यादा ना पड़े, हम क्या हो सकें, बच सकें। तो ये एक गैर कानूनी माना जाता है, ये एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कर अपवंजन बस यही होता है कि जो हमें टैक्स देना होता है हम वो टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, हम उस टैक्स से बच रहे हैं, गलत डाटा फिल करके या किसी भी तरह से हम बचाव अपना कर रहे हैं। उसके बाद एक होता है टैक्स का एवाइडेंस। टैक्स का एवाइडेंस का मतलब ये होता है, अब इन दोनों चीज़ों को बहुत बारीकी से इसका अंतर समझना है। टैक्स का एवाइडेंस का मतलब होता है कि हम अपने अपने इनकम को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि हम कम टैक्स की श्रेणी में हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि अगर 100 करोड़ की इनकम है तो 100 करोड़ की इनकम पे 10% का टैक्स है। जैसे मान 1 करोड़ से 100 करोड़, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए है तो आपको कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 10% का टैक्स देना पड़ रहा है। और 100 करोड़ से लेकर के अगर आपका है 1000 करोड़ तक इनकम, आपको देना पड़ रहा है 20% का टैक्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस तरह से इनकम को मैनेज करेंगे कि हम कम से कम टैक्स के स्लॉट में आए, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टैक्स के स्लॉट में आए। तो कर का बचाव ये गैर कानूनी नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये एक बैरियर है, ये एक मान लेते हैं कुछ भी है, इसको क्रॉस करने पे ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक मान लेते मार्केट ही है। अब इस पॉइंट को क्रॉस करने पे आपको देना पड़ता है टैक्स। जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं, आपके पास है 100 रुपया। अब 100 रुपया से 200 रुपया के बीच में, अगर 100 रुपया से 200 रुपया के बीच में आपके पास है, तो अगर आप इस पॉइंट को पार करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 20% रुपये का टैक्स। 100 से 200 रुपये के बीच में अगर आपके पास है और आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और 1 से 100 रुपये तक है, अगर आपके पास 1 से लेकर के 100 रुपये तक है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 5% देना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो मान लीजिए उसका मानक हो गया सरकार का, ये टैक्स का मानक हो गया। और आपके पास है इस समय मान लेते हैं 101 रुपये। अब अगर 101 रुपये है तो आप किस श्रेणी में आएंगे, 100 से 200 वाली श्रेणी में आएंगे। तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। अब अगर 1 से लेकर के 100 रुपये तक है तो आपको 5% देना पड़ रहा है, और 100 से लेकर के 200 रुपये तक है तो आपको कितना देना पड़ रहा है, 20% देना पड़ रहा है। और आपके पास है 101 रुपये। तो आप जब यहाँ से चलेंगे, जब यहाँ से आप चलेंगे तो आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। तो आप कोशिश क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब 101 रुपये है तो उसमें 20% ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आप 99 रुपये लेकर जाएँ। क्या करेंगे, 99 रुपये। जब आप 99 रुपये लेकर जाएंगे तो अब आप किस में आ गए, 1 से 100 के बीच में आ गए। जब 1 से 100 के बीच में आ गए तो आपको देना पड़ेगा 5%। तो आपने चोरी नहीं किया, लेकिन आपने अपने पैसे को, जैसे 101 था तो 2 रुपये कम कर लिया। इस तरह से आपने अपने पैसे को मैनेज किया कि आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है। पहले जब 101 रुपये आप लेके जा रहे थे तो आपको 20% देना पड़ रहा था, लेकिन आपने अब 2 रुपये कम किया, 99 रुपये लेकर जा रहे हैं, तो आप किसके स्लॉट में आ गए, 5% के स्लॉट में आ गए। तो टैक्स का जो एवाइडेंस होता है यही होता है कि टैक्स का अपने इनकम को इस तरह से हम मैनेज करेंगे ताकि हमें क्या करना पड़े, कम से कम टैक्स देना पड़े। लेकिन जो टैक्स का इवेजन होता है ये टैक्स की डायरेक्ट चोरी होती है। इस तरह से अपने हम फाइल्स को रिटर्न जो टैक्स हमें भरना पड़ता है उसको भरेंगे तो कि वो एक अपराध की श्रेणी में आने लगता है। आई होप कि ये कर अपवंजन अपराध माना जाता है, लेकिन ये अपने पैसे का, अपने इनकम का इस तरह से नियंत्रण होता है, इस तरह से मैनेजमेंट होता है कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। तो आई होप कि कर अपवंजन और कर बचाव आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगला आप देखते हैं, हम एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेफर करो। अब लेफर करो क्या होता है, इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि लेफर करो क्या बताता है। एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि एक रिलेशन कि कर राजस्व, तो लेफर करो क्या बताता है, कर राजस्व और कर की दर के बीच में एक रिलेशन बताता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि लेफर करो क्या बताता है, तो आपको याद रखना है कि लेफर करो क्या बताएगा, राजस्व की प्राप्ति, किसके बीच में रिलेशन बताएगा, राजस्व की प्राप्ति के बीच में, राजस्व की प्राप्ति और कर की दर। तो लेफर करो क्या बताएगा, राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच में एक रिलेशन बताता है ये लेफर करो। लेफर कर के माध्यम से क्या समझेंगे कि राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच में। ये एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया था। अभी एक्चुअल में होता क्या है इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो आपको आई होप कि समझ आएगा। अब ये लेफर कर बताना ये चाहता है
लेफर कर्व बताना ये चाहता है कि कर की जो दर होती है, जो गवर्नमेंट कर की दर रखती है, कर की दर एक ऐसा होना चाहिए, कर की दर एक इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो सके, रेवेन्यू मिल सके। अगर बहुत ज़्यादा कर आप रखेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स आप बढ़ा देंगे तो भी आपको इनकम कम मिलेगा, और अगर टैक्स आप बहुत कम रख देंगे तो भी आपको टैक्स कम मिलेगा। तो उन्होंने एक ग्राफ दिया था। अब जैसे देखिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा रीड करते हैं। हमने अभी पीछे बताया था कि किसी भी ग्राफ को रीड करने के लिए ग्राफ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं मैं इसी पॉइंट पे देखता हूँ। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस पे आइए और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप वाई एक्सिस पे आइए। अगर मैं थोड़ा सा प्लॉट कर दूँ, ये 1 हो गया मान लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर कर की दर 1% थी तो हमें रेवेन्यू कितना मिला, मान लेते हैं 1 रुपये की रेवेन्यू मिली। अब फिर वो बताना चाहते हैं कि टैक्स कर की दर को हमने बढ़ा दिया, कर की दर को क्या किया, बढ़ा दिया। तो कर की दर को जब हम बढ़ा देते हैं तो रेवेन्यू क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखिए, कर की दर को क्या किया, बढ़ा दिया, कर की दर 2% हो गई तो रेवेन्यू भी कितना मिला, 2 रुपये का मिला। अब फिर कर की दर को क्या किया, बढ़ा दिया, 3% किया तो रेवेन्यू हमें कितना मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आए 3 रुपये की रेवेन्यू मिल रही है। तो लेफर कर्व बताना ये चाहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में कर की दर बढ़ाते जाएंगे, कर की दर बढ़ाते जाएंगे तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता चला जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, जिस पे राजस्व जो हमें मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं ये 3.5 है। अब 3.5% के रेट पे आप देखिए, अब इस पे हमें रेवेन्यू कितने का मिल रहा है, 4 रुपये का। कितने का मिल रहा है रेवेन्यू, 4 रुपये का। जब हम 3.5% की हमने टैक्स रेट रखी थी तो हमें रेवेन्यू राजस्व की प्राप्ति हो रही थी 4%। अब यहीं पे लेफर कर्व बताते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमने कर की दर को बढ़ाया तो रेवेन्यू क्या हुआ हमारा, बढ़ा। जैसे देखिए, 1 था कर की दर, रेवेन्यू कितना 1, कर की दर 2, रेवेन्यू 2, कर की दर 3, रेवेन्यू 3, कर की दर 3.5, रेवेन्यू 4। अब उसके बाद अगर आप इसी तरह से लगातार बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद आपकी रेवेन्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब देखिए, 4% पे कर की दर कुछ हमें कम मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अब देखिए 5 पे, देखिए 5 पे एक्सेस करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है। अब 5 पे देखिए रेवेन्यू कितने का मिल रहा है, हमें लगभग 3 रुपये का मिल रहा है। तो बताना ये चाहते हैं कि सरकार को अपने टैक्स का जो स्लॉट होता है इस तरह से रखना चाहिए कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। अगर बहुत ज़्यादा सरकार टैक्स लगा देगी तो भी उसको इनकम ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर बहुत कम सरकार टैक्स रखेगी तब भी उसको कम ही इनकम मिलेगा। तो लेफर कर्व क्या बताते हैं कि राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच में एक संबंध, यानी कि कर की दर एक निश्चित होनी चाहिए। अगर कर की दर कम है तब भी हमें कम मिलेगा, अगर कर की दर बहुत ज़्यादा है तब भी हमें कम कर मिलेगा, रेवेन्यू हमें तभी कम मिलेगा। तो एक निश्चित एक ऐसा दर होना चाहिए, एक ऐसा रेट होना चाहिए जिस पे हमें क्या हो, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बहुत ज़्यादा टैक्स रखेंगे तब भी बहुत कम रेवेन्यू मिलेगा, और बहुत कम रेट रखेंगे तब भी हमें कम ही मिलेगा। तो जितना भी टैक्स का स्ट्रक्चर था हमने आज पूरी तरह से एक ही वीडियो में ख़त्म कर लिया है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको, और इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने पढ़ा था। अब आपसे सारे क्वेश्चन जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर के बेस्ड पे आए हैं, वो बहुत सारे सवाल आए हैं इस पर, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो आई होप कि इस वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए तो उसको भी बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।